हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। सबसे पहले हम सभी को ये पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, या तो पेड़ों से मिलता है, पादपों से, या फिर हमें मिलता है जानवरों से। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस पार्ट के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि जो हमें खाद्य संसाधन मिलते हैं वो हमें फसलों से मिलते हैं, और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमें खाद्य संसाधन मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पेड़ों के बारे में, फसलों के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा ज्यादातर जो खाना है वो कहाँ से मिलता है, हमें फसल से मिलता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फसलों के प्रकार की फसल कितने प्रकार की होती हैं। फसलों के प्रकार जिनमें हम निम्नलिखित चीजें प्राप्त करते हैं। सबसे पहले फसल जो होती हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि अनाज, बीज, दालें, सब्जियां, मसाले या फिर फल। ये सभी किस्में आती हैं, ये हमें मिलती हैं, हमें फसल से मिलती हैं। जिसमें कि सबसे पहले अनाज में क्या क्या आता है हमारा, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। और बीज में जैसे सेब का बीज हो गया, चेरी का बीज हो गया, और भी बहुत सारे बीज होते हैं। दालों में आता है हमारी चना, मटर, मसूर, अरहर और उड़द वगैरह, हमारी सारी किस्में आती हैं, दालों में आती हैं। सब्जियां हो गई, मसाले हो गए, फल हो गए, ये सभी क्या है, हमारी खाद्य संसाधन हो गए, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है कि जो फसलें हैं वो किस प्रकार होती हैं, कि मतलब कौन कौन से मौसम में होती हैं। जो फसलें हैं वो दो प्रकार की होती हैं मौसम के आधार पे, एक खरीफ फसल और दूसरी होती है रबी फसल। जो खरीफ फसल है ये फसल बरसात के मौसम में उगती हैं। जब बरसात होती है तब ये फसलें उगती हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक की जितनी भी फसलें हैं वो क्या है, हमारी खरीफ फसल है। इनका उदाहरण है काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन या फिर धान। ये सभी हमारी क्या है, खरीफ फसल, जो कि जून से अक्टूबर के बीच में उगती हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग भी जून से अक्टूबर तक हो चुकी होती है। इसके अलावा आती है हमारी रबी फसल। रबी फसल क्या है, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, इसलिए इन्हें सर्दी की फसल भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो रबी फसल है वो नवंबर से अप्रैल के बीच में आती है, और खरीफ फसल आती है जून से अक्टूबर के बीच में। ये हमारी बरसात में मिलती हैं और ये हमें मिलती हैं सर्दियों में। इसी वजह से रबी फसल को हम सर्दी की फसल भी कहते हैं। इनका उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी और इत्यादि। इसके अलावा जैसे चकुंदर होते हैं या फिर गाजर होती हैं, ये सभी भी कहाँ पे आएंगी, हमारी रबी की फसलों में ही आएंगी। इसके बाद आता है हमारा फसल उत्पादन में सुधार। अब हमें सभी को पता है कि जो हमारा खाना है वो ज्यादातर कहाँ से आ रहा है, फसलों से आ रहा है, और अगर फसल ही अच्छी नहीं होंगी तो हमें खाना भी पोषित नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से जो फसल उत्पादन हो रहा है उसमें क्या करने की जरूरत है, हमें उनमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि काफी जगह पे क्या है कि या तो एरिया कम होता है जहाँ पे हम फसल उगा रहे हैं, तो वो फसल कम पड़ जाती है लोगों के लिए, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से। दूसरा कारण क्या है कि अगर फसल हो भी रही है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो मतलब पोषण है उसके अंदर का, फसल के अंदर का, वो पूरा नहीं होता है। तो हमें इन सभी को सुधारने की जरूरत है। इसमें आता है फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा फसल उत्पादन प्रबंधन, तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन। कहने का क्या मतलब है, हम सभी को पता है कि फसलों में सुधार करने की जरूरत है, तो उन्हें हमने 3 भागों में बांट लिया गया है। सबसे पहले या तो हम फसल की किस्म जो होती है उसको सुधार सकते हैं, दूसरा उसका उत्पादन जो हो रहा है उसका रेट हम सुधार सकते हैं। जैसे मान लो एक गांव में 80,000 लोग हैं, लेकिन जो फसल हो रही है वो सिर्फ हो रही है 60,000 लोगों तक के लिए, तो हमें उसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए, तो उसमें कर सकते हैं। तीसरा हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन। हमारी फसल ठीक है, उतनी ही हो रही है जितनी हमें चाहिए, लेकिन उसमें क्या है कि हमारा जो फसल है वो खराब हो जाती है कीड़ों की वजह से, या क्या होता है कि जैसे गाय वगैरह खा लेती हैं या वो रुंध जाती हैं, तो उसमें क्या है, हमारा फसल को सुरक्षा भी करनी जरूरी होती है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि फसल की किस्मों में सुधार कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा उच्च उत्पादन। उच्च उत्पादन में क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि एक गांव में 80,000 लोग हैं, लेकिन हमें जो फसल हो रही है वो 60,000 लोगों के लिए ही पर्याप्त है। तो हमें क्या है कि उसकी जो मात्रा है
जो हमारी मात्रा है फसल की उसको हमें सुधारने की जरूरत है। प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, मतलब कि हम अच्छा बीज वगैरह यूज करके अच्छे हम क्या करते हैं खाद वगैरह यूज करके हम फसल को ज्यादा उगने में मदद कर सकते हैं। दूसरा हमें उन्नत किस्मों में क्या है कि जैसे बीज भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे मान लीजिए अब सर्दियों का टाइम हो तो और सर्दियों में हमें क्या है चुकंदर बोना है, तो चुकंदर के भी अलग अलग अनेक प्रकार के बीज आते हैं। एक अच्छा बीज है, एक नॉर्मल है, एक हमारा क्या है बहुत ही खराब है। तो वो हमारा फसल की जो उत्पादन है वो हमारे बीज पर भी डिपेंड करती है कि आप कौन सा बीज उसको यूज करते हैं। इसके बाद आता है व्यापक अनुकूलता। ये व्यापक अनुकूलता जो है वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। कहने का क्या मतलब है, कुछ फसलें क्या होती हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं और कुछ फसलें क्या होती हैं जो पर्यावरण के लिए हमारी सहायक होती हैं। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखकर ही अपनी फसलों का चुनाव करना चाहिए, अपनी फसलों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो हमने फसल की किस्मों को सुधार के लिए हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, उच्च उत्पादन करना, उन्नत किस्में चुनना और व्यापक अनुकूलता को ध्यान में रख के अपनी फसल का चयन करना। इसके बाद आता है हमारा फसल उत्पादन में सुधार। अब हम उत्पादन में सुधार कैसे कर सकते हैं। किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब जैसे बताया था ना कि मतलब हमें क्या है कि हमें ज्यादा अनाज चाहिए, अनाज ले लेते हैं, अनाज ज्यादा चाहिए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो पोषक प्रबंधन, दूसरा सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं, तीसरा फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। तो चलो वो सबसे पहले हम पोषक प्रबंधन पढ़ते हैं। पोषक प्रबंधन क्या होता है, दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्वों पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन तत्वों को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि पेड़ों को उगने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो वो क्या पोषक तत्व है। तो इनको जो पादप होता है या पेड़ पौधे होते हैं इनको उगने के लिए क्या चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। जैसे मिट्टियां हैं, मिट्टी में हमारी क्या होती है, फसलें होती हैं। मिट्टी खराब हो जाएगी तो क्या फसल भी हमारी खराब ही उगेगी। तो हम क्या करते हैं, हम बार बार मतलब कुछ टाइम के बाद में क्या करते हैं, हम मिट्टियों में खाद वगैरह मिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो मिट्टी है उसको पोषण मिलता रहता है समय समय पर। जैसे कि कार्बन पानी से, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 13 पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अब फसल को ये जो पोषक तत्व है वो कहाँ से मिल रहे हैं, कार्बन पानी से, कार्बन कहाँ से मिल रही है, हवा से हो गई। जैसे हम छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और जो बाकी 13 पोषक तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो कहाँ से मिल रहे हैं, मिट्टी से मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं। इसके बाद आता है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक है वृहत पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। जो वृहत पोषक तत्व हैं वो होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, वायु में, भूमि से मिलता है। ये सब चीजें हमें क्या है, ये हमें किसी ना किसी के थ्रू मिलती हैं। हम ये नहीं कि हम लाके उसको उसमें मिक्स कर सकते हैं, जिसकी अधिक मात्रा से पौधों को की आवश्यकता होती है। ये पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। इसी वजह से ये जो वृहत पोषक तत्व हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये मिट्टी में ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण हमारा फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये क्या है, हम मतलब इसको खाद वगैरह के थ्रू हम इसको अपनी फसल को दे सकते हैं, जैसे कि बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये सब चीजें हम क्या है, हम बाद में आके उनको मिक्स करके दे सकते हैं। इसके बाद आता है खाद तथा उर्वरक। जैसे कि अभी बताया कि हमको क्या है कि अच्छी उत्पत्ति के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए क्या है, अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, खाद और उर्वरक से मिलते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की जरूरत होती है। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले ये देख लेते हैं। खाद जो है ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होता है, इसलिए क्या कार्बनिक होता है, और उर्वरक अकार्बनिक होता है, मतलब इसमें कार्बन के तत्व मिलते हैं और इसके कार्बन के तत्व नहीं मिलते। ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होता है, इसको हम बनाते नहीं है, ये बना हुआ ही होता है, प्रकृति में ही मिलता है। लेकिन ये हमें क्या है, लैब वगैरह में हमें ये बनाना पड़ता है। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन खाद में क्या है,
कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली बन रहा है, प्राकृतिक बन रहा है। लेकिन उर्वरक को हम लोग बनाते हैं तो हम जितना चाहें उसमें पोषक तत्व मिला सकते हैं, जितनी मात्रा हमें चाहिए उतनी हम इसमें मिलाकर इसको यूज कर सकते हैं उर्वरक को। खाद सस्ती होती है तथा घर तथा खेत में बनाई जा सकती है। खाद को हम अपने घर में भी बना सकते हैं और खेत में भी बना सकते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन उर्वरक जो है वो महंगे या तथा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमें अलग अलग पोषक तत्व चाहिए, और पोषक तत्व क्या है, अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करना, उनको लाके मिक्स करना, कितनी मात्रा डालनी है, तो उसमें टाइम भी जाता है और मनी भी लगती है। तो इसलिए ये महंगे होते हैं और ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिंचाई। सिंचाई भी एक तरीके से हम क्या है, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुएं, नहरें, नदी, अन्य प्रणाली या तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद आता है हमारा फसल पैटर्न। एक चीज होती है जैसे कि अगर हम जैसे एक फील्ड हो गई, उसमें हम क्या है, बार बार एक ही फसल को बोते रहेंगे तो उसके जो पोषक तत्व है मिट्टी के वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम फसल चक्र करते हैं कि एक सीजन में हमने क्या किया, जैसे इस साल हमने चुकंदर बो दिए और अगली साल हमने क्या किया, गेहूं बो दिए। तो उस चीज को हम अगर टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फसल पैटर्न कहलाएगा। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। कि इस साल हमने एक बोली और दूसरी साल हमने दूसरी बोली, फिर तीसरी साल हमने फिर से वो पहले वाली अपनी खेत में फसल उगा ली। इसकी विशेषताएं क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं। ये कीट तथा खपतवार को नियंत्रित रखते हैं, जैसे बार बार कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो उनको भी ये नियंत्रण में रखते हैं। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए इस साल हमने वो बोया था, चुकंदर बोया था, तो जितने भी पोषक तत्व चाहिए थे चुकंदर को बोने के लिए वो तो इस साल हो गए, और अगर हमने अगली साल भी चुकंदर बो दिया तो जितने पोषक तत्व थे वो तो नष्ट हो गए, तो उसको कैसे मिलेंगे, तो हमारी फसल क्या है, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या है, हमारी फसल नष्ट करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है कि कीटों को, रोगाणुओं को हमें रोकने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें क्या, कीटनाशक दवाइयां होती हैं जिसको हमें यूज करना पड़ता है। रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही सफल संरक्षण है। इसमें क्या, फसल की वृद्धि होती है, कीड़े और पीड़क जो नाशी जीव होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है, और अनाज का भंडारण के समय इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती में क्या है, हम जैसे अभी हमने बताया कि खाद और उर्वरक को यूज करते हैं अपने मिट्टी की पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए। खाद क्या हमारा नेचुरल है, वो मतलब हमारा प्राकृतिक है, और उर्वरक हम उसको बना रहे हैं खुद से। तो अगर हम उर्वरक यूज करेंगे तो उससे क्या कि हो सकता है किसी को दिक्कतें हो जाए, लेकिन अगर हम खाद का यूज करेंगे तो हो सकता है हमारा काम थोड़ा लेट हो, लेकिन हमारा काम वो बिल्कुल सही होगा, उससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ दवाइयां होती हैं जिसको खा के हमें क्या है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो अगर हम खाद का यूज करेंगे तो उससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। कार्बनिक खेती उसी को ही कहा गया है कि जब हम खाद वगैरह का यूज करके अपनी खेती या फसलों को उगाया जाए जिससे किसी को नुकसान ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने के अपने ही दुष्प्रभाव है। ये प्रदूषण फैलाते हैं, लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं, और जो हम अनाज, फल तथा सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम उर्वरक का यूज करेंगे तो हमारी फसल हो सकता है इस बार अच्छी हो, लेकिन अगली बार क्या है, वो फसल अच्छी नहीं रहेगी, मिट्टी अपनी गुणवत्ता खो देगी, अपने जो पोषक तत्व है उन्हें खो देगी। लेकिन अगर हम खाद का यूज करेंगे तो हमारी इस बार वाली जो फसल है और अगली बार जो हम बोने वाले हैं तो वो उन दोनों को ही पोषक तत्व प्रदान करेगी। ये हमारा इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में अब हम पढ़ने वाले हैं जानवरों के बारे में, कि हमें जो खाना है वो कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।